Assalamu alaikum, Adnan. Hope you're doing great. Thank you so much for joining the session. Thank you for inviting me to your session, and I feel really honored that you gave me a chance. Thank you, Adnan. So, as we know that the main reason of having these sessions with people who are industry professionals is to get an idea care how the market grow. ठीक है हमारे बीच में हमेशा ना अभी in 2025 2026 we still have that क्या मिलीनियल्स अच्छे हैं जेनजीज अच्छे हैं उससे पहले वाले अच्छे थे या जेन अल्फा अच्छे हैं सो जनरेशन इज गुड और आई एम हैप्पी दैट यू आर वन ऑफ द गेस्ट जहाँ पे मैं इन चीज़ों को खुल के डिस्कस कर सकता हूँ क्योंकि यू आर वन ऑफ द सीनियर गेस्ट दैट आई इनवाइटेड ऑन द सेशन. So before I discuss it, if you can just tell me about yourself ताकि audience को पता चल जाए who's Adnan, what he's doing. Okay, thank you. Adnan Aftab is nothing. First of all, I'm just an ordinary person who is being blessed by Allah Tabarak wa Ta'ala a lot. As far as my professional career is concerned, I have an experience of like more than 31 years, in which 26 years I have exclusively worked with appliances industry and helped creating that industry in Pakistan. Little help, I can say that. And that was the part which I spent 26 years in there. With my educational background, I have engineering degree in mechanical from NID University of Engineering Technology. And then I have a master's in manufacturing from NIT University of Engineering Technology. So my background is like this. And then for the past 4.5 years, I'm working with Airlink and Select Technologies. Airlink and Select Technologies is like Airlink is a parent company. Select Technologies is a 100% subsidiary of Airlink. And I'm working as a CEO of Select Technologies in Pakistan. And we are into the manufacturing or assembly of smartphones for Xiaomi, for Techno, for ITEL. Whereas we are also into the distribution business of Apple, Samsung, Xiaomi, Techno, ITEL. A lot of brands are there in the platter for the distribution side. So I am actually looking after all the manufacturing side and factory related. Good, good, good. So I when you highlighted that कि manufacturing वगैरह तो we'll be solely discussing that. But starting off, Nan, I really wanted to discuss कि people usually nowadays think that वो कुछ साल कंपनी में काम करें और उनको ग्रोथ हमारी है ना ग्रोथ की डेफिनेशन थोड़ी-सी अलग है, ठीक है? व्हाट आई सी इज़ देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल, नंबर 1 जो अपनी ग्रोथ को पैसों से सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि ठीक है यार, अगर मैं अपनी अगली जॉब में इतना कमा लूँगा, तो वो मेरे लिए ग्रोथ है, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं मुझे क्योंकि यू हैव बीन टू द फेज़ जहाँ पे आपने मिलेनियल्स भी देख लिए, आपने जेन ज़ी भी देख लिए एंड आई एम प्रीटी मच श्योर आपकी फैमिली में या आप अपनी कंपनी में जेन अल्फा को भी देख रहे होंगे, ठीक है? व्हाट डू यू थिंक व्हाट आर द की इश्यू क्योंकि जब मैं आपकी बात करता हूँ, चलिए पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि व्हेन यू स्टार्टेड, ठीक है? व्हाट आर द राइट स्टेप्स दैट यू थिंक क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि आई एम प्रीटी मच श्योर कि मैंने अपने बचपन में सुना है कि भाई इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर कर लो। ये चीज़ें होती थी क्योंकि तब ठीक है ये फ़ील्ड एग्ज़िस्ट भी नहीं करती थी और हमारे पास इतना एक्सपोज़र नहीं होता था, ठीक है? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को स्पेसिफ़िकली बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। बट व्हेन यू स्टार्ट और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ तो मैंने 90% लोगों को या तो इंजीनियर देखा है या तो डॉक्टर ही देखा है। मुझे पता ही नहीं है कि बाकी कोई फ़ील्ड एग्ज़िस्ट भी करती थी या नहीं करती थी। सो व्हेन यू स्टार्टेड, ठीक है? व्हाट आर द की पॉइंटर्स जब आपने इंजीनियरिंग करी? अपनी लाइफ़ को थोड़ा-सा बताइएगा यार कि दीज़ आर द मेन की पॉइंटर्स इन माय लाइफ़ जहाँ पे मैंने स्टेबिलिटी को देखा। बिकॉज़ आई थिंक इफ आई आस्क एनीवन उसका जो फ़ौरन से जवाब होना है आई वांटेड टू बिकम अ सीईओ ऑफ एक्स वाई ज़ेड ठीक है? या आई वांटेड टू मेरा जवाब ये नहीं होगा। चले अगर क्योंकि आपने वो चीज़ देखी सो आई वांटेड टू नो कि हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस आपने कैसे ग्रेजुएट करा?
उस टाइम पे क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, थ्रू आउट द करियर आपने क्या-क्या चीज़ें देखी? और किन-किन पॉइंट्स पे आप ये कहते हैं कि यार उस वक़्त में हो या इस वक़्त में हो, लोगों को सोच समझ के फैसले लेने चाहिए? यस, अच्छा चलें। इसको एक्चुअली ये बड़ा आपने ना इलैबोरेटिव बहुत सारी चीज़ें कह दी हैं, इसको थोड़ा-सा ब्रेकअप करके के चलते हैं। एक तो ये कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कौन-सी ऐसी स्टेप्स लिए, कौन से ऐसे काम करे जो प्रोफ़ेशनली मेरी ग्रोथ में हेल्प करा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आजकल की जनरेशन, मिलेनियल्स, उससे पीछे वाले हम स्टोन एज जो भी कह लें आप, तो फ़र्क क्या है? क्योंकि ये आजकल ना बड़ा टॉक ऑफ द टाउन टॉपिक है दैट जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल्स वर्सेस स्टोन एज वर्सेस अल्फा व्हाटएवर यू गिव देम द नेम। तो वो एक अलग है। पहले हम अपनी बात कर लेते हैं। देखो यार, मैंने ये बात एक और फ़ोरम पे भी पहले की है और मैं उसको रिपीट ही करना चाहूँगा इस तरह से कि हर डिकेड के अंदर एक सोशल चेंज होता है और उस सोशल चेंज की वजह से कुछ प्रेशर्स डेवलप होते हैं। यू आर वेरी राइट कि जब हम व्हेन वी वर स्टडीइंग, जब हम उस ज़माने में पढ़ रहे थे, तो ये प्रेशर था इंजीनियर और डॉक्टर। हुँ। घर से ये प्रेशर था कि बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, इसके अलावा कुछ देयर इज़ नो थर्ड का। उस ज़माने में कि बीबीए, एमबीए वाज़ जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। तो वो जो भेड़-चाल एक चलती है ना, तो लोग सारे के सारे एकदम से जो मैं आपको अभी ये कह रहा हूँ कि डेकेड शिफ्ट होता है, तो उसमें ये होता है। अच्छा, हमसे पीछे चले जाएँ, तो हमसे पीछे क्या था? हमारे पास डिप्लोमा होल्डर्स, मैं बात कर रहा हूँ अपनी बिल्कुल, इंजीनियरिंग, बिल्कुल। फिर तो मैं आपको वही बताऊँगा, वो ज़्यादा होते थे। और जब हम फील्ड में आए थे, तो हमारे जो भी बॉसेस वगैरह थे, वो ज़्यादातर डिप्लोमा होल्डर्स थे। तो हमें एक वो भी चैलेंज था कि पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग इंजीनियर्स इन द फील्ड, हुँ। और वो एक टाइम था, खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो जब हम पढ़ रहे थे, इंटरमीडिएट में थे, तो ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ फैमिली प्रेशर कि इंजीनियर बनना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम रहा कि हम एनडी में एंटर हो गए। अच्छा, अब हमारे यहाँ कुछ निज़ाम ऐसा है यूनिवर्सिटीज़ का या स्कूल्स का कि हमें अपने उस टाइम पे जहाँ पर हमें एक काउंसलिंग की ज़रूरत है, हुँ, जहाँ हमें कोई बताने वाला बैठा हो कि यार आपका जो माइंड है, वो इस डायरेक्शन में अच्छा चलता है, हुँ, और तो आपको ये बनना चाहिए ताकि आपकी आउटपुट ज़्यादा है। ज़रूरी तो नहीं है यार कि हर आदमी इंजीनियर, डॉक्टर बने। हो सकता है कि मैं शायद म्यूज़िक के अंदर बहुत कोई तीर मार जाता, आर्ट के अंदर कुछ कर जाता। आई डोंट नो, बिकॉज़ नोबडी एक्चुअली लुक इनसाइड मी टू फाइंड आउट कि मेरा अपना इंटरेस्ट क्या है जिसके अंदर कि मैं एक्सेल कर सकता हूँ। हुँ, तो एक सोशल प्रेशर का इंजीनियर बन के उसमें एक्सेल कर लिया, ठीक है। मगर एक्चुअली होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि भाई, जब आप 7th-8th ग्रेड में होते हैं ना, हुँ, तो स्कूल में एक काउंसलर आपके साथ अटैच होना चाहिए, जो आपकी एक्टिविटीज़, आपकी स्टडी जो क्राइटेरियाज़ है, उसको देख रहा हो और आपके इंटरेस्ट और फ़ील्ड को आपके अंदर से निकाल रहा हो। जब आप इस तरह से करेंगे, तो आपके पास हर फ़ील्ड के अच्छे बच्चे मिलना शुरू हो जाएँगे। जब तक ये सोशल प्रेशर रहेगा ना कि यार तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने आज एमबीए करना है और मार्केटिंग में करना है, नहीं इसमें करना है, अब जैसे आजकल वो चला हुआ है कि जी सोशल मतलब कंप्यूटर्स के अंदर और एआई के अंदर और डेटा साइंसेस के अंदर, तो वो भाग-दौड़ में हम जा रहे हैं। अब मेरा अगर एनालिटिक्स का माइंड है ही नहीं, ठीक है? मेरा माइंड क्रिएटिव है इन टर्म्स ऑफ फैशन, इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग, और मुझे आप कहें यार तू डाटा एनालिटिक्स पढ़ो, तो क्या होगा? मैं पढ़ लूँगा। मैं पूरी हुँ, कोशिश, दिमाग तो है मेरे पास, अल्लाह ताला ने मुझे दिमाग तो दिया है ना, हुँ, पर मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैं शायद उसमें उस तरह से एक्सेल नहीं कर पाऊँगा। तो जो चीज़ हमारे सिस्टम के अंदर मिसिंग है वो है। अनफॉर्च्यूनेटली मुझे, आई वाज़, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आई वाज़ ब्लेस्ड बाय अल्लाह तबारक व तआला अ लॉट। जब मैं एनडी में आया तो मुझे एक मेंटर मिले, जो मेरे डीन भी थे उस वक़्त, डॉक्टर नाज़िमुद्दीन कुरैशी, हमारे डिपार्टमेंट के डीन भी थे।
और ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। उन्होंने बहुत सारे बच्चों को और सही गाइड किया। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं उनके साथ मिलता था, मैं उनसे बात करता था, मुझे वजह से मुझे करना क्या चाहिए, ये करना चाहिए। तो ही वाज़ वेरी मच फ़ोकस्ड कि यार जो पढ़ रहे हो ना, उसमें लगो, उसमें एक्सेल करो, लेफ्ट एंड राइट नहीं देखना। आई विल गिव यू एन एग्ज़ाम्पल ऑफ दिस आल्सो, व्हाट डज़ लेफ्ट एंड राइट मीन। जैसे मैंने आपको बताया कि उस ज़माने में ये एमबीए, बीबीए और मार्केटिंग और ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ था उस ज़माने में। तो लोग क्या करते थे कि इंजीनियरिंग डिग्री लेते थे 4 साल, उसके बाद मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग के बजाय दे वेंट इंटू द एमबीए और वो कहते थे यार बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन हो गया है ये इंजीनियरिंग प्लस एमबीए का। मेरे हिसाब से एमबीए करना है तो भाई बीबीए कर लो। बट आप ये लॉजिक भी सही है कि यार आप इंजीनियर भी हो, साथ में एमबीए हो, बट आप एमबीए को जहाँ पर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की चीज़ें आएँगी, तो अब सिंस यू डोंट हैव अ बैकग्राउंड ऑफ इट, तो आप उसको उतनी अच्छी तरह नहीं कर सकते। येस, ये कॉम्बिनेशंस हमारे यहाँ बन गई, ये सोशल बन गए, मैं एक बात कर रहा हूँ। मैं समझ रहे हैं? मैंने इंजीनियरिंग करी मैकेनिकल के अंदर, तो मैंने मास्टर्स सेलेक्ट किया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, व्हिच इज़ अ रिलेटेड फील्ड जहाँ मैंने 4 साल पीछे पढ़ा था, उसको अप्लाई करना शुरू किया फील्ड में और फिर मैंने उसमें मास्टर्स किया। तो मुझे थोड़ा-सा ये लगा कि मैं पॉलिश हो गया। मैं अपनी बात कर, लोगों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा कि नहीं जी, कॉम्बिनेशंस आर ऑलवेज़ लीथल एंड दे आर गुड। येस, आई एग्री विद दैट। आपको फिर उसी हिसाब से अपने आप को पॉलिश भी तो करना है ना, आपने जाना कहाँ है सब आगे। तो ये जो मेरे मेंटर थे हैं सॉरी, उन्होंने बताया। अब मैं आपको बताऊँ ये जो भाग से भेड़ चाल जो आप कहते हैं, हमारे ज़माने में व्हेन आई वाज़ इन फाइनल ईयर तो ऑटोकैड इंट्रोड्यूस हुआ, ऑटोकैड, ठीक है? अच्छा जी, हमने भी अपनी यूनिवर्सिटी में रहते हुए उसकी ट्रेनिंग ली, हमने भी सीख लिया, सर्टिफ़िकेशन भी ले ली, सब कुछ कर लिया। अब मज़ेदार सीन ये है कि जब मैं पास आउट हुआ, तो मेरे पास 2 जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आई। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 94 की। मैं पैदा हुआ था सर। अच्छा, मैं ईयर क्यों बता रहा हूँ? मैं ईयर इसलिए बता रहा हूँ दैट यू कैन कंपेयर द एग्री, अमाउंट। एग्री। और जो आजकल जो हमारी जो माशाल्लाह आजकल की जो जनरेशन है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, पर उनको उनको समझने के लिए कि यार व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन लाइफ स्टेबिलिटी के लिए कि भाई स्टेबिलिटी देखनी कैसे? आई एम प्रीटी मच श्योर कि विद इन विच डायरेक्शन एक्चुअली इन यस, विच एग्ज़ैक्टली। you look into the monetary fund or you're looking for a long term growth. That's actually depending on you to decide. No one else will tell you. So anyway, uh, the job which I had at the point of time is one is engineering job, जो कि ट्रेनी इंजीनियर की थी डॉलन्स प्राइवेट लिमिटेड में, और उसकी ऑफर थी 4,870 रुपये। हुँ, एंड द सेकंड जॉब आई हैड इज 40,000 रुपी, वो थी ऑटो कैड की कंसल्टेंसी फर्म के साथ। सही। तो मैं वो दोनों जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ लेके अपने मेंटोर के पास गया, डॉक्टर साहब के पास, एंड मैंने उनको कहा, "साहब मुझे ये आप गाइड करें, मुझे क्या करना है?" उन्होंने विदाउट लुकिंग इनटू इट, उन्होंने जो ऑटोकैड वाली जॉब थी उसको फाड़ दिया। 40,000 वाली थी। जी, फाड़ दिया। अच्छा उस वक़्त उस वक़्त के 40,000 और ये 94 के 40,000 हैं तो इट मीन्स समवेयर अराउंड डेढ़ 2 लाख। 40 एक छोड़ो उसको तो छोड़ो, 40 वर्सेस 4,870। मतलब 10 का ग्रोथ जो है वो। अब मैं आपको देखो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे उस वक़्त बहुत दिल से बुरा लगा, तो आजकल के बच्चों को भी यही फीलिंग आती है ना यार, हम उनको सुबह में बेइज़्ज़ती जा रही है, देखो इंसान है हम लोग फरिश्ते नहीं हैं। तो मुझे बड़ा वो लगा, मैंने कहा यार डॉक्टर साहब 40,000 रुपीज़। तो उन्होंने मुझे ये कहा, उन्होंने कहा बेटा बात ये है कि तुम चाहते क्या हो? तुम लंबी रेस के घोड़ा बनना चाहते हो या एक रेस खेलना चाहते हो? I said I wanted to be a long term player in the field। तो कहने लगे अपनी फील्ड में रहो ना, दैट ऑटोकैड इज़ जस्ट अ टूल, इट्स अ सॉफ्टवेयर। तो तुम ऑपरेटर बन जाओगे और 3-4 साल के बाद इसके 10 वर्ज़न भी आ जाएँगे, यू स्टिल बिकम एन ऑपरेटर, देयर इज़ नो इंजीनियरिंग इन इट। इंजीनियरिंग तो सॉफ्टवेयर कर रहा है भाई, तुम थोड़ी कर रहे हो। यू आर ओनली यूजिंग इट एज़ अ टूल। हमें ये चीज़ समझना बड़ी ज़रूरी है। मैं ये बात इसलिए करना चाह रहा हूँ बिकॉज़ आई विल लिंक दिस विद द करंट सिनेरियोज़ कि टूल्स आर जस्ट मेंट देयर टू बी देयर
फॉर यूज ओनली। टूल्स में आप अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल कर सकते हो ज़्यादा, समझ रहे हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुमने अगर लॉन्ग टर्म चलना है तो ये बन, ये अभी ये 40,000 है, अगले 4 साल में ये अच्छी होगी। तुम्हें ये 40,000 पे पहुँचने के लिए 5 साल लग जाएँगे। बट वो जो शुरू के 5 साल तुमने अगर मेहनत करी और तुमने काम सीखा, प्रोवाइडेड उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम्हें हाथ से काम करना है, तुम्हें सीखना है, तुम्हें एक तो इस गलतफ़हमी से बाहर निकलना है कि तुमने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है इंजीनियर बन के। तुमने पाकिस्तान की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ा, तो तुम ये मत समझना कि भाई तुम बाहर जाओगे तो तुम सूट पहन के जाओगे और ऑफ़िस मिलेगा और ऑफ़िस के अंदर तुम्हें एक चाय मिलेगी, एक अखबार लेके खड़ा होगा, यू नो द फैंसी वर्ड व्हिच वी हैव इन आवर माइंड बिकॉज़ वी डिडन्ट सी द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा भाई इस चीज़ पे मत रहो, अभी तो तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें सीखना है। जो कुछ पढ़ा है, वो नॉलेज थी। अब उस नॉलेज को इम्पार्ट करना है, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है, थ्योरी को मिला के। तो उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने कहा यार तुम अभी ना सब भूल जाओ पैसे-वैसे, तुम मेहनत करो और ये मनवाओ कि तुम हो कौन? तो क्योंकि मेरे पास एक मेंटर थे, जिन्होंने मुझे सही गाइड किया, तो मैं शायद आज अल्लाह ताला की मदद से और उनकी मेहरबानियों से मैं यहाँ बैठा हूँ। आई फॉलो हिम। उन्होंने मुझे एक बात कही थी। उन्होंने कहा यार एक अपनी ज़िंदगी के अंदर ना अपने टारगेट सेट करो। अब तुम्हारे अपने टारगेट होने चाहिए कि यार मैंने डॉलर्स जॉइन करे एज़ अ ट्रेनी इंजीनियर। अब तुमने खुद कितनी मेहनत करनी है, तुमने किस तरह से अपने आप को मनवाना है कि अगले 5 साल में वेयर यू वांट टू बी इन दैट ऑर्गनाइजेशन। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि यार 2 साल काम करो, तनख्वाह बढ़ाओ, फिर तीसरे साल कहीं और चले जाओ। उन्होंने सख्ती से मना किया मुझे कि भाई ये जो रैपिड चेंजेस होती है ना, इसमें आप पॉलिश नहीं होते हो, इसमें आप मास्टर नहीं कर सकते अपने आप को। यस, यू हैव नॉलेज ऑफ ऑल द ट्रेड, बट वो बड़ी बेसिक नॉलेज है क्योंकि आपने अपने आप को मास्टर तो किया ही नहीं। तो जब तक आप किसी चीज़ के अंदर अपने आप को मास्टर नहीं करोगे, यू कैन नॉट प्रूव टू द वर्ल्ड दैट यू आर समथिंग। ये बड़ी सोचने की बात है। आजकल हमारा ये कंसेप्ट ये है कि यार नौकरी यूँ बदलो, 2 साल के अंदर 5 कंपनियाँ बदल दी। तो भाई पाकिस्तान में अगर उस ट्रेड के अंदर 8 कंपनियाँ हैं और 2 साल में तूने 5 बदल दी, तो बाकी 3 तुम्हें क्यों लेंगे? ये बताओ। जस्ट थिंक। आपकी आपकी बात ना मुझे देन मेरे क्योंकि ना मैं एक और परसेप्शन से भी देख रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे ये नहीं कहता कि आपने जो कहा शायद 1994 या अर्ली 2000s में, ठीक है? आई एम आल्सो सीइंग दैट क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ मेरे रिलेटिव्स की, मेरे फैमिली मेंबर्स की, ठीक है? स्टार्टिंग जब मैं 2000s की बात करता हूँ, तब वहाँ पे ये वाला तब मैंने नहीं देखा कि कोई आके ये बोलता है। मैंने लोगों से सिर्फ ये सुना कि हमारी जॉब लग गई, लेकिन कोई भी आके यार 2 साल बाद ये नहीं कह रहा कि हमने जॉब स्विच कर ली या हमने ये कर लिया, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अभी अगर मैं 2025 की बात करूँ, ठीक है? आई एम आल्सो राइटिंग डाउन द पॉइंटर्स क्योंकि कुछ चीज़ें जो मुझे आपके हिसाब से सही लग रही हैं। लेकिन अभी अगर मैं देख हाँ, अभी के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, तो लोग चाह के भी नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शुरू करना चाहता हूँ, आपने कहा मेंटोर से, ठीक है? In universities nowadays, people just only going to complete their degrees. What I personally believe, ठीक है? The 4 years of the degree is basically जहाँ पे मैं अपनी बात करता हूँ मीडिया की, मीडिया स्टूडेंट होने के साथ-साथ, ठीक है? तो अब हम ये देख रहे हैं कि हर इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके पास, हर गली मोहल्ले में एक यूनिवर्सिटी है। आई एम प्रीटी मच श्योर जब आपका टाइम था तब प्राइवेट सेक्टर इतना ग्रोथ था ही नहीं या तो हो गई नहीं, ठीक है? सही में, सही में। अच्छा, अब इसके भी ना वो मुझे ऐसा लगता है कि ना ज़रूरत नेसेसिटी की वजह से ये चीज़ें पैदा हो गई। पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, तो आई थिंक बच्चे बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ते थे कि यार हमें स्पेसिफिक फील्ड में जाना है। अब प्राइ कॉम्पिटिशन। हाँ, अब प्राइवेट हाँ। क्योंकि आप सब आपकी बात काट रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बताऊँ कि जब मैंने इंटरमीडिएट किया था, तो कोई मेरा ख़्याल है कि 85,000 या 90,000 कराची में लड़के-लड़कियाँ इंटरमीडिएट एग्ज़ाम देते हैं। तो उसके अंदर से एनईडी में जो इंजीनियरिंग के दाखिले मिलते थे, वो 460 या 480 सीटें थी, दैट्स इट।
So you can imagine how tough the competition was. ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे भी आपने कहा ना कि जब उस टाइम पे जब वो बच्चे टेस्ट दे रहे होते थे ना, उनको पता था कि अगर कोई बंदा एनईडी चला गया है ना, तो वैसे ही वो एक ना बड़ा-सा बफर और फ़िल्टर देखकर आए, तो एटलीस्ट वो इससे तो अच्छा। अब इसमें ना 2 चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या है, अब मैं देख रहा हूँ 50% पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा, 51 पे भी हो जाएगा, 52 पे भी हो जाएगा, 49 पे भी हो जाएगा, ठीक है? Already खत्म हो गई है। क्वालिटी खत्म हो गई है, ठीक है? अच्छा, दूसरी क्या चीज़ होती है, पहले अगर आप इंजीनियरिंग करते थे ना, ठीक है? बेशक आप अपनी पसंद से करें या अपने अम्मा-अब्बा की पसंद से करें, आपको काफ़ी टाइम तक ना वो चीज़ सुनते रहने पड़ती थी कि यार बेटा इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियरिंग के ये फ़ायदे हैं। बेशक वो मुझे कन्फर्म पता है कि उस टाइम पे माँ-बाप को शायद एग्ज़ैक्टली 100% नहीं पता होगा। वो भी सुनी-सुनी बातें करते होंगे बेटा, कि बेटा उसके बेटे ने इंजीनियरिंग कर ली, उसको देखो। प्रेशर ना, सोशल प्रेशर में जिसकी बात। चलिए सोशल प्रेशर भी सही। अब अगर मैं बात करूँ, ठीक है? देयर आर मल्टीपल फील्ड्स जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि माँ-बाप को पता ही नहीं है कि ये फील्ड एग्ज़िस्ट भी करती है, ठीक है? मैं अगर अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ, ठीक है? आज भी मेरे अब्बू को ये बताते हुए कि मैं एग्ज़ैक्टली क्या करता हूँ, उनको मुझे बुलाना पड़ता है कि बेटा इधर आओ। इनको ये बताओ कि तुम एग्ज़ैक्टली करते क्या हो? हाँ, उनको ये पता है कि आई डू समथिंग रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएशन, कमर्शियल्स, टीवी पे मेरा काम आता है या बिलबोर्ड्स पे लगता है। स्पेसिफिकली ना, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर की ना बड़ी सिंपल सी डेफिनिशन है, इससे मिले ये डॉक्टर है, ठीक है? ये न्यूरो सर्जन है या फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स-वाई-ज़ेड नहीं है, ठीक है? तो मेरे अब्बू को बुलाना पड़ता है। एक अच्छा जो चीज़ मैं कहना चाह रहा था, एक तो मेंटरशिप। पहले हमें ऐसा लगता था कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना, पहले बच्चों का टीचर से बहुत अच्छा बॉन्ड था। नाउ ये जो सो कॉल्ड विजिटिंग फैकल्टी है ना, दे आर जस्ट देयर टू कंप्लीट देयर क्रेडिट आवर्स, बच्चों को पढ़ाएँ और चले। हाँ, लेकिन मुझे बिल्कुल पता है कि पहले भी आप अब जिसको जो चीज़ चाहिए मेरे ख़्याल से उसको जाना पड़ता है। आप भी टीचर के पास जाएँगे, टीचर को कैसे पता चलेगा कि यार अदनान को ज़रूरत है। एक तो ये पॉइंट है, ये डिफ़रेंस बड़ा आता है, ठीक है? उसके बाद आपने एक और चीज़ हाइलाइट करी थी अभी अदनान, कि पहले ना लोग ना स्टेबिलिटी को देखते थे, और मैं आपकी बात से एग्री भी करता हूँ, लेकिन ये यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि पहले के डेमोग्राफिक्स बड़े अलग थे। आपने जैसे अभी कहा है कि यार अगर एक इंडस्ट्री की 8 कंपनी है और आपने 5 चेंज कर दी है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि अब ना लोगों के पास ना करंट टाइम पे ना डिसीजन बहुत सारे हैं। हर 2 साल में लोग अपनी जॉब स्विच कर रहे हैं। लोगों पर जो सबसे बड़ा प्रेशर है वो ये है कि यार आज मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, जॉब स्विच कर लूँगा 2 लाख कमा लूँगा, क्योंकि वो न उसने मुझे रेज़ कितनी ही दे देनी है। 5%, 10%, 15%, ठीक है? और मैं तो एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा इस चीज़ में, कि पाकिस्तान में ना हमारे यहाँ रेस बहुत है। तो हम मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि लोगों को रेस मिली है 50%, 30%, 40%। जब मैं यूएई शिफ्ट हुआ, इट्स ऑलमोस्ट बीन 3 इयर्स नाउ, ठीक है? यूएई में शिफ्ट हुआ तो मुझे पता चला कि भाई रेस तो सिर्फ 5% होती है, 4% होती है, ठीक है? यहाँ समझ में आता है कि आप इंडस्ट्री स्विच या जॉब स्विच क्यों करते हो। पाकिस्तान में तो आप अगर और पाकिस्तान में एक और चीज़ मैंने देखी है कि लोग अपने अगर लास्ट के 6 महीने में उनकी वैल्यूएशन होने वाली है ना, वो लास्ट 7 महीने से काम शुरू करेंगे। कि करंटली दिखना चाहिए उन्हें हर चीज़ में, ओके फाइन उमैर यहाँ पे दिख रहा है, उमैर यहाँ पे दिख रहा है, ताकि वो दिखे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं बहुत चेंज हुए हैं। मैं आगे जाके इस पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि उम, मैं अगर एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ, जब मैं ग्रेजुएट हुआ, जब मेरी पहली जॉब लगी, तो मैंने अपने अब्बा से ही पूछा कि यार आप कैसे करते थे? हाउ डू यू मैनेज से अभी अभी जो दो उस लाइक 2017 2018 में मैंने छोटी-सी जॉब स्टार्ट करी थी, तो जब जो मेरी बेसिक सैलरी थी और मेरे अब्बा की सैलरी तकरीबन सेम थी। तो मैंने कहा हाउ यू मैनेज इतने से पैसे में हम सबको, जबकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतने से पैसों को कैसे मैनेज करूँ? ठीक है, तब चीज़ें बड़े अलग तरीके से थी, तब लोगों की रिक्वायरमेंट बड़ी अलग थी, फीस स्ट्रक्चर बड़े अलग थे, बट माँ-बाप और बच्चे बड़े अलग तरीके से चलते थे। आप एक-एक बच्चे की ऑलमोस्ट आई थिंक हर 6 महीने में जो फीस जारी होती है, डेढ़ डेढ़ 2-2 लाख रुपए होती है और बहुत सारी चीज़ चेंज होती है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो शिफ्ट है, इसको इसको आप क्या कहेंगे? मतलब ये अभी तक मैं समझ रहा था कि आपकी बात के हिसाब से चीज़ें ठीक है। लेकिन अब ये जो मसले-मसाइल हैं, ये जो जॉब स्विचिंग है, ये जो इकोनॉमिकल चीज़ें हैं, ये भी तो फैक्टर है ना? देखो यार, लेट्स टॉक अबाउट ग्लोबली। हुँ,
फिर हम पाकिस्तान पे आएंगे। ग्लोबली आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें, कौन लोग टॉप पोजीशंस पे आते हम्म, मतलब नेशन नेशन वाइज या? हैं? आप यूएस देख लीजिए, आप यूरोप देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, ठीक है? जो उनका बंदा टॉप पे बैठा होता है ना, वो उस अपनी फील्ड का मास्टर होता है। मैं फिर बाद में उसी बात पे एम्फसाइज़ कर रहा हूँ। व्हेन आई से मास्टर मीन्स कि अगर मैंने 26 साल अप्लायंसेस इंडस्ट्री के अंदर लगाए हैं, तो मुझे अप्लायंसेस इंडस्ट्री के इन एंड आउट, उसकी परचेजिंग डिपार्टमेंट, उसका क्वालिटी डिपार्टमेंट, उसकी प्रोडक्शन, उसकी मैनेजमेंट, उसकी सप्लाई चेन, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। जब आप मास्टर होते हैं, अब मैं आपको इसको दुनिया के प्रोस्पेक्टिव में लेके जा रहा हूँ। दुनिया ने सिस्टम्स क्यों बनाए? दुनिया कामयाब क्यों है? यूएस ले लें, यूरोप ले लें, वहाँ क्या चीज़ है जो हमसे डिफरेंट है कि उनके एक सिस्टम्स बने हुए हैं एंड यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। इफ यू वांटेड नॉट टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, देन यू आर आउट ऑफ द सिस्टम, राइट? आप दुबई के अंदर आप देखें, जैसे जहाँ आप बैठे हुए हैं, हर चीज़ के बारे में एक सिस्टम बना हुआ है कि आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। वो सिस्टम बनाने वाले लोग कौन हैं? वो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो लोग हैं जिनको उस पर्टिकुलर फील्ड की सारी नॉलेज मौजूद है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। दुनिया के अंदर एक आपने सिस्टम सुना होगा जिसको कि हम कहते हैं सिक्स सिग्मा, ठीक है? जस्ट इन टाइम, सिक्स सिग्मा, ये सारी फिलॉसफीज़ हैं। व्हाट इज़ दिस सिक्स सिग्मा? मैंने पहले भी अपने एक पॉडकास्ट में बताई लोगों को चीज़। कौन सिक्स सिग्मा के अंदर जो टॉप बेल्ट होती है व्हिच इज़ कॉल्ड अ ब्लैक बेल्ट, वो बंदा होता कौन है? वो बंदा उस ऑर्गेनाइज़ेशन का वो बंदा होता है जिसको उस ऑर्गेनाइज़ेशन के अगर 50 फंक्शंस हैं तो उसको सब फंक्शंस पे मास्टरिंग है। ही क्वालिफाई फॉर द ब्लैक बेल्ट। अब वो सिस्टम से होता हुआ आ रहा है, वो प्रोडक्शन में भी गया, ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्शन, वो प्रोक्योरमेंट में भी गया, वो सप्लाई चेन में भी गया, ठीक है? वो क्वालिटी में भी गया, वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी गया। तो ही नोज़ ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गेनाइज़ेशन। अब उसको जब उसको ब्लैक बेल्ट मिलती है तो उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि देखें, किसी भी बिज़नेस को, किसी भी ऑपरेशन को चलाने के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मेरे नज़र में है, देखिए ये प्रोस्पेक्टिव मेरे, मैं किसी जनरल बात नहीं कर रहा, मैं अपने तजुर्बे से कर रहा हूँ। वो ये है कि हाउ गुड यू आर इन योर डिसीजन मेकिंग। हमें प्रॉब्लम क्या आती है? हम अपने बॉस के पास जाते हैं, सर ये प्रॉब्लम आई हुई। अब मेरा बॉस अगर उसको पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो वो मुझे क्या करेगा? वो मुझे 4 बातें सुनाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर उनको हाँ, वो ये कहेंगे कि भई मैं तुम्हें रखा क्यों है? अगर उनको नहीं पता। हाँ, अगर मैं तुम्हें रखा ही क्यों है? मतलब मेन रीज़न तो यही। देनो तुम करके लाओ, ये लाओ, ये नहीं हो। अच्छा, ये हमारी यूनिवर्सिटी में भी होता था। ये बचपन से देखते आ रहे हैं कि जहाँ आपने किसी से कुछ सवाल पूछा और उसको उस सवाल का जवाब नहीं आया तो उसने आपकी बजा देनी। हाँ, काफ़ी टाइम बाद ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये दिस इज़ द मेन इश्यू। देखो ये बेसिक है ना यार, ये मैंने आपको कहा ना, बहुत सारी चीज़ें हम शायद बोलते नहीं है, मैं तो यार बोल देता हूँ ओपनली, मुझे कोई डर नहीं है किसी से। जो हमारी खामी है वो हमारी खामियाँ, जो अच्छाई है वो अच्छाई है। अब वो बॉस जो ब्लैक बेल्ट है, since he has all the knowledge, he has all everything in his on his fingertip, जब आप उसके पास जाते हैं ना कि सर ये इश्यू आया है, वो आपको 2 मिनट के अंदर सॉल्यूशन देता है, यार इसको ऐसे कर लो, तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ठीक है? वो ऑर्गेनाइज़ेशन ज़्यादा ग्रो करती हैं जहाँ पर एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। हुँ, वो क्यों प्रेफ़र करते हैं एक्सपीरियंस हो? बिकॉज़ एक्सपीरियंस का कोई नेमोबुलादल नहीं होता। जो क्वालिफ़िकेशन आपकी है दैट्स गिव यू अ बेसिक नॉलेज, उसको पॉलिश करता है आपका एक्सपीरियंस। जब आपका एक्सपीरियंस होता है तो आपके पास, अगर आप अच्छे रिसोर्स हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन है आप अच्छे रिसोर्स हैं। मैं अपनी उसी बात पे वापस आऊँगा कि अगर मैंने 31 साल के अंदर, दिस इज़ माय 4th जॉब, दैट्स इट। अगर तो ये 31 साल के अंदर मेरी 30 जॉबें होती, तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मैं आपको बड़ा फ्रैंकली कह रहा हूँ, कोई बात कोई एग्री करे ना करे, मैं वहाँ नहीं होता। देखो कोई मुझे रखेगा तो क्यों रखेगा?
ये भी हम आगे जाके बात करेंगे इसके टॉपिक के ऊपर, जो आपने पहले भी कहा था कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू व्हाट आर वी सीइंग, हम लोगों में क्या ढूंढ रहे होते हैं। मेरे पास एक सीवी आता है और मैं देखता हूँ कि यार इसने 5 साल के अंदर 10 नौकरियां बदली हुई हैं, मैं क्या करूँ, आप मुझे बताइए। हाँ, मतलब आप उसको इस तरीके से देखेंगे कि भाई रिलायबल रिसोर्स नहीं है, कि अगर हम तुम पे मेहनत करेंगे। कंसिस्टेंसी नहीं है, व्हाई शुड आई स्पेंड माय मनी ऑन द पर्सन हु इज नॉट कंसिस्टेंट, जिसकी कोई सिंसेरिटी ही नहीं है कंपनी के साथ, जो अपने किसी भी पास्ट एम्प्लॉयर के साथ सिंसियर नहीं रहा। देखो, मनी इज नॉट एवरीथिंग। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि बाय एंड लार्ज अगेन मैं कह रहा हूँ, दिस इज माय पर्सपेक्टिव, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं और हम इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई पैसा तो हमारे पीछे ऐसे भागता है जैसे हमारी मौत। और ये हज़रत अली करम अल्लाह वजह का कौल है, ये मैं नहीं कह रहा। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो बेसिक फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ़ है, जो हमारे रब ने कुरान मजीद की सूरत में हमें बयान कर दी गई है, हम उसको नहीं समझना चाहते, उसको नहीं फ़ॉलो करना चाहते। हम किसी जल्दबाज़ी के अंदर बैठे हुए हैं और हम मैं सॉरी थोड़ा-सा आपको उस तरफ लेकर आऊँ। कुरान मजीद इज़ व्हाट? कुरान मजीद इट्स अ इट्स बुक ऑफ गाइडेंस। अ स्टोरी बुक बॉस। अल्लाह ताला ने जितने भी नबी भेजे, हर नबी को एक स्पेसिफिक पावर दी। वो स्पेसिफिक पावर थी उस कौम के लिए, ये बताने के लिए कि फ्यूचर में जो लोग आएँगे, वो इनसे सबक सीख लें। फ़िरौन इज़ अ कैरेक्टर इन कुरान, इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ दैट स्टोरी बुक। कि यार तुम अपने आप को जब अपने अंदर फ़िरौनियत ले आओगे ना और तुम कहोगे यार मैं ये हो गया हूँ, मैं वो हो गया हूँ, मैं वो यू बिकम फ़िरौन। फ़िरौन इज़ वन कैरेक्टर जो हर इंसान के अंदर कहीं न कहीं बैठा होगा। किसी के अंदर ज़्यादा होगा, किसी के अंदर कम होगा। जिसका अल्लाह पे यकीन और ईमान दीन के साथ ज़्यादा है, उसमें फ़िरौन कम होगा। जो अपने आप को कुछ समझने लगे, तो उसको बताने के लिए अल्लाह पाक ने पूरा वो एक स्टोरी बनाई और वो स्टोरी लोगों के सामने कि यार अगर तुम ऐसे बनोगे तो ऐसा अज़ाब आ सकता है। हम ढील भी दे रहे हैं बहुत, कभी मगर आएगा। आप ये नोट करें कि वो सारे लोग जिनके अंदर मैं आ जाती है, वो कहीं न कहीं जाके बहुत बुरी तरह क्यों गिरते हैं? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू सी यार ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये तो ये है। पर जब वो गिरते हैं, तो किस तरह से गिरते हैं? क्यों? क्या वजह है? क्योंकि वो फ़िरौनियत आ गई ना उनके अंदर। वो अपने आप को कुछ समझने लगे और सॉरी टू से इट्स अ थिन लाइन ऑफ शिट। जब आप ये कहते हो मैं, मेरे अंदर मैं आ जाती है ना, तो भाई करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, मैं नहीं हूँ। मुझे तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग चाहिए काम करने के लिए। तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग मेरे साथ होगी तो सही। अब मैं ये समझने लगूँ कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं। तो मैं फिर शिर्क की तरफ चला जाता हूँ, तो मेरे लिए फिर जो फ़िरौन के लिए अज़ाब है, वो चलो उतना बड़ा नहीं, उस मैंने कम कहे तो उससे छोटा होगा, बट मैं लोगों को यही कहता हूँ, फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो है ना, वो कभी नहीं बदल सकती इन द ईयर्स, इन द डेकेड्स। वो वही है। हमारे अंदर अगर हम वो जनरेशन हैं, जो अपने वालिदैन के सामने नज़र झुका के बात करते थे और हमारे बच्चे हमसे व्हाट, व्हाई, हाउ वाला सवाल करते हैं। तो हमने वो चिप देखा हुआ है। मगर मैं किसी को गलत नहीं कहता। उन बेचारों की मजबूरी, उनकी उनकी तरफ से जेन ज़ी की तरफ से अगर आप सोचे ना, देखो माहौल ये मिला है बेचारों को। हमें जो माहौल मिला था, वो हम उस तरह से चले। हमारे वालिदैन को जो माहौल मिला था, वो उस तरह से चलते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आई वाज़ इन वन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट सेशन। तो वहाँ पर बात हो रही थी कि जी औरतों को जो हकूक होते हैं वो कम मिलते हैं, हमारे साथ जॉब पे बड़ी हैरेसमेंट्स होती हैं, हमें जॉब के ऊपर बहुत तंग किया जाता है जस्ट बीइंग अ फीमेल। एक जनरल परसेप्शन है और सही भी है।
गलत नहीं है। पर मैंने उनसे ये कहा कि यार मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो आप जिस चीज़ पे कह रही हैं हैरेसमेंट है, ये तो मेरे साथ भी होती है, सबके साथ होती है। हुँ, पर आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करें, अगर मैं अपनी माँ को देखूँ, हुँ, तो वो बेचारी बहुत कुछ करना चाहती थी, पढ़ना भी चाहती थी, बिज़नेस भी करना चाहती थी, सब कुछ, हुँ, बट शी डज़ नॉट हैव एन अपॉर्च्युनिटी। You see, at the time in 60s, 1960, you don't have universities or college for women. अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम दकियानूस हो गए, चलो अमेरिका चलते हैं फिर। अमेरिका के अंदर आफ्टर द इंडिपेंडेंस, 100 years आफ्टर द इंडिपेंडेंस, दे गिव राइट टू वोट फॉर अ वुमन। 1969 के अंदर जाके उन्होंने औरतों को राइट दिया कि आप वोट डाल सकते हैं। तो यार वो तो चलो हम दकियानूस, वो तो मौज़ेब कौम आप कहते हो ना, अमेरिकन्स आर गुड। हुँ, उन्होंने 100 साल क्यों लगा लिया औरतों को वोट देने में? कि औरतों को ये राइट देना कि वो वोट कास्ट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं था 1969 से पहले। हुँ, क्योंकि पैराडाइम शिफ्ट हो रहा था। 1969 से पहले अगर मैं लेट्स से अर्ली 90s में जाऊँ, तो उस वक़्त उनकी भी औरतें काम नहीं करती थीं। आहिस्ता-आहिस्ता जब उन्होंने मार्केट में आके काम किया, प्रोफ़ेशनल लाइफ़्स के अंदर आए, तो उनके जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं, वो प्रोफ़ेशनली उसी तरह डेवलप होते गए। तो देन दे थिंक कि यार नाउ द टाइम हैज़ कम कि ये सोशल के अंदर अपना रोल प्ले करें। हुँ, पर जब आप घर में एक चारदीवारी के अंदर रहते हो, यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग अराउंड द वर्ल्ड और ये वो, तो आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे? तो उन्होंने वो जो सिस्टम के साथ अपने आप को इवैल्यूएट किया और इवॉल्व किया, हुँ, तो उन्होंने दिया। तो हम लोग अपने आप को ये नहीं कहेंगे यार, अब हमारे यहाँ जैसे मैंने अपनी माँ की एग्ज़ाम्पल दी, ठीक है? उन बेचारी के पास कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं थी उस ज़माने में, बड़े कम रेयर स्कूल होते थे। उन्होंने जिसने मैट्रिक उस ज़माने में कर लिया या इंटर कर लिया, तो वो बहुत पढ़ी-लिखी खातून कहलाती थी। और हुँ, अगर मैं अपनी दादी के पीछे जाऊँ, नानी-दादी, तो वो तो बेचारी और शुरू से ही ये होता है। उसके बाद मैं आया यूनिवर्सिटी में, तो मैंने देखा यार मेरी जो क्लास थी 210 की, उसमें 3 या आई थिंक 8 लड़कियाँ थीं। तो रेशियो आप देख रहे हैं क्या है? अब आज मैं देखता हूँ, तो माशाल्लाह से लड़कियों की तादाद और लड़कों की तादाद बराबर हो रही है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। क्यों? उस ज़माने में अपॉर्च्युनिटीज़ कम हुआ करती थी, तो लड़कियाँ उसी हिसाब से कम आती थी, तो जब कम आती थीं, तो वो बेचारी फ़ील्ड में भी कम जाती थी। अब वो आर्ट में से हमारी फ़ील्ड में शायद कोई एक आध ही बची हो, बाकी बेचारियाँ वो शायद रोटी-हांडी ही कर रही हों। पर अब वो नहीं है, अब वो नहीं है। जब अब नहीं है, तो जितना पीछे से इनफ्लो आएगा, उसी रेशियो से आगे इंडस्ट्री में वो एब्ज़ॉर्ब होगा। इंडस्ट्री उसी तरह से लेगी ना। देखिए इंडस्ट्री के अंदर कोई ये कहानी नहीं है कि मुझे लड़की नहीं चाहिए, लड़का ही चाहिए, नो। वी नीड प्रोफेशनल्स। तो सबसे पहले हमें, जो मैंने उनसे कहा था, हमें ये समझना चाहिए कि यार वी वांटेड टू बिकम अ प्रोफेशनल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, तो हम कामयाब हो सकते हैं। जब हुँ, तक हम ये अपने आप को किसी कमतरी के अंदर रखेंगे कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, तो वो अ, हम हमेशा शोल्डर टू क्राई ऑन ढूँढेंगे और फिर कहीं न कहीं हम परफ़ॉर्म नहीं कर सकते। तो बात आई कि जी हैरेसमेंट, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार मेरा चौथा दिन था जॉब का हुँ, और मैं कंपनी में गया, तो आई वाज़ बीइंग एन इंजीनियर, वेल ड्रेस्ड आदमी जैसे नॉर्मली होता है। सिंस अराउंड मी ऑल द प्रोफेशनल्स आर डिप्लोमा होल्डर, तो उस ज़माने की एक डायनामिक्स जो फाइट थी, वो डिप्लोमा वर्सेस इंजीनियरिंग की एक चल रही थी। तो हुँ, चौथे दिन मुझे ट्रैप करके पूरा ऑयल में मिला दिया गया और मुझसे ये कहा गया कि ये बाबू इंजीनियर आए, इनको तो पता ही नहीं हाइड्रोलिक्स होती क्या है। तो ये हैरेसमेंट नहीं है? ये भी हैरेसमेंट है। मतलब ठीक ये है ना? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें ना बहुत सारे पॉइंटर्स हैं अदनान, मुझे ना जैसा भी आपने कहा है ना कि हमारे यहाँ ये जो सो कॉल्ड फेमिनिज़्म है, अच्छा मैं बिल्कुल इस पे मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं होता कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि भाई एवरीथिंग इज़ बैलेंस, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ कि
जब आप शादी होती है, ठीक है, इस्लाम में शादी होती है तो 3 साइन अगर लड़का कर रहा है तो 3 साइन लड़की भी करती है, तो बैलेंस तो है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अल्लाह ताला ने बराबरी दी है ना यार बॉस। अच्छा, आप जहाँ आप पे जगह मगर नहीं, जो चीज़ समझने की है वो क्या है? यार आपका जो दुनिया में जो जेंडर परसेंटेज है वो वेरी कर रही है बॉस। औरतें ज़्यादा हो रही हैं, आदमी कम हो रहे हैं। एग्री, तो मैं आप अच्छा समझे नहीं चले यार, मैं वो यहाँ जज़्बाती पे ना बातों में यहाँ जज़्बाती पे ना बातों में यहाँ पे 2-3 पॉइंटर्स हैं, जैसे पहली बात ये है कि अगर मैं लिंक्डइन खोलूँ, ठीक है, तो जितनी प्रोफाइल या जितना अब मैं अज़्यूम वही करूँगा जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अदनान मैं लिंक्डइन खोलता हूँ, अदनान जो है फॉर एग्ज़ाम्पल टर्की गए हुए हैं, ठीक है? अब वो जिस तरीके से शोकेस करेंगे, मुझे क्या पता कि वो 10 साल अपने पैसे सेव करके गए या कैसे भी गए, ठीक है? एक तरफ मैं ये देख रहा हूँ कि लिंक्डइन पे हर जगह ये क्या वुमन एम्पावरमेंट एक्स वाई जी, ठीक है। अब पहले तो मुझे इस चीज से ही बुरा लगता था कि यार ये सिर्फ मदर डे क्यों होता है, फादर डे कहाँ जाता है, ठीक है, मतलब ठीक है। अब अब एग्री के माँ के पाँव के नीचे जन्नत है और उनका दर्जा बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन यार अब मैं ये वही वाली डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है, लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या पता कि हमने क्या करा है। भाई एक बंदा इमोशनली भी तो आपके साथ देखो देखो मैं आपको बताऊँ देखिए मैं आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनीथिंग बट मैं क्योंकि मैं स्टडी करता हूँ और मैं आपको लॉजिक पे बात करूँ। देखो यार कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान के अंदर आई फॉरगेट द एग्जैक्ट नंबर्स बट इस जो औरत और आदमी हम्म, जो वर्ड है रिजाल और वो इक्वल है 32 टाइम्स या 28 टाइम हम्म, व्हेन इट कम्स टू द पावर व्हेन इट कम्स टू द पावर आपको पता है औरतों के ऊपर जो ज़िम्मेदारी है, आदमियों के ऊपर कुछ भी नहीं। ये जो माशरा है ना, ये जो सोसाइटी है, ये बिल्ड करती है औरत, माएँ। हम्म, व्हेन आई से औरत, मैं माँओं की बात कर मैं आज अगर किसी लड़की को छेड़ता हूँ रोड पे जाते हुए, हम्म, तो इसका मतलब ये है कि मेरी माँ ने मेरी तरबियत अच्छी नहीं करी, क्योंकि बाप तो मेरा बाप जो था, वो तो जॉब ही कर रहा था ना। पूरा दिन मेरी माँ मुझे पालती है, मुझे अच्छी-बुरी सारी बातें मेरी माँ ने बताई हैं। हम्म, मुझे औरत की इज़्ज़त करना मेरी माँ ने सिखाया है। हम्म। मेरी माँ ने अपने आप को सैक्रिफ़ाइस किया, पर मेरी परवरिश उसने अच्छी करी, ठीक है? अब्बा जी ने सिर्फ़ जॉब करके घर पे ब्रेड एंड बटर का इंतज़ाम करा, बट जो तरबियत बच्चों की होती है ना, वो माँ करती है। तो माशरा एग्री मैं लिटरली माशरा अच्छा नहीं, नहीं, ये मेरी बात बोलने दो। माशरा जो है ना, जो आपकी सोसाइटी है, हाँ, वाज़ बिल्ड बाय वुमेन, बिल्कुल, माएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अब माएँ अगर अपने बच्चों को आज टाइम ना दें, जैसे कि यूएस में होता है कि वो भी टाइम नहीं देती हैं और बच्चे डे केयर में होते हैं, व्हाटएवर वो उनका इश्यू है। 18 साल के बाद क्या होता है वहाँ फिर? बच्चा कहता है भाई आपने तो मुझे बचपन में पाला नहीं, हाँ, ठीक है? मतलब तो हम आपने माशरा किसने खराब किया? माँ ने आपने मतलब ठीक है आपने अच्छा ऐसी औलाद आपने एक ऐसी औलाद माशरे में डाली, जिसकी आपने तरबियत नहीं करी। मैं ये नहीं कह रहा बापों का रोल नहीं है। मैं यकीनन इस पे लोग ज़रा-सा ऑफेंड शायद हो जाएँ। मैं नहीं मैं मैं मेरी बात भी वही है कि मैं अदनान ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, दिस दिस इज एग्रीबल, ठीक है, मैं और हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और ये सब चीजें ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई अम, सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है कि वो होनी भी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसा आप बहुत कम तादाद आप ये देखो अभी देखो बात सुनो, मैंने आपको यही जब भी बताया ना कि अमेरिका के अंदर 1969 के अंदर वोट डालने की इजाज़त मिली, हम्म, हैं? क्यों? मसला ये है कि वो इतनी तादाद में औरतें प्रोफ़ेशनल वर्ल्ड में आई नहीं थी, जब उनको नज़र आया, हम्म, तो उनको मिल फिर उसके बाद वो जो भी औरतें आई 1969 के अंदर, उन्होंने फिर अपने राइट्स के बारे में बातें करना शुरू करी। यार हम्म, देखिए, जैसे एक मुहज़्ज़ब माशरा जो होता है ना, उसके अंदर इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वहाँ पर मेरा मानना ये है कि जेंडर की हम बात ना करें, एग्री हम बात करें प्रोफ़ेशनलिज़्म की। आप प्रोफेशनलिज्म की अगर बात ए करें सर आप जैसे अगर किसी खातून को कम्पीट करना है देन शी शुड बी प्रोफेशनली इक्विवेलेंट टू मी एंड दैट्स इट।
मैं यही तो कह रहा हूँ ना, जैसे इसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है। एक तरफ लड़कियाँ कह रही हैं कि हम सब कर सकते हैं, ठीक है? मैं कहता हूँ यार देखो, आप तो चीज़ों को समझो, ठीक है? अगर आपको किसी चीज़ पे कॉम्पीट करना है ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ कि भाई एक बंदा है वो ब्लॉक उठा के ऊपर लेके जाता है, ठीक है? आप वो नहीं कर सकते, ठीक है? जिन फ़ील्ड्स में आप कर सकते हो, उस चीज़ में करो। और अच्छा ऐसा भी नहीं है। यार उस फील्ड में जगह दे दो उनको। हाँ, उस फ़ील्ड में उस अच्छा उस फ़ील्ड एक और क्योंकि उधर उधर हम लोग देखो कहीं न कहीं हम लोग कहीं न कहीं जगह नहीं देते ना। मैं मान रहा हूँ कि नहीं दे रहे, लेकिन अच्छा वो जो एक और मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ। हम जो जगह नहीं देते ना, वो दैट इज़ नॉट बिकॉज़ ऑफ द जेंडर। हुँ। वो एक प्रोफेशनल जेलेसी है, अक्रॉस एवरी इंडस्ट्री। मैं एग्री है। हम उसको वहाँ ले जाते हैं। भई देखो मैं अपनी जगह इंडस्ट्री में आऊँगा, बनाऊँगा। अच्छा इस पे भी मैं आपसे एक छोटी-सी बात कर लेता हूँ, जो मैं समझता हूँ लोगों को करना चाहिए। जगह बनाने के लिए प्रॉब्लम क्या है? इंडस्ट्री में या किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गनाइज़ेशन में आप अपनी जगह कैसे बनाते हैं? और प्रॉब्लम क्या आती है? आप जाते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, ठीक है? हम एज़ ह्यूमन बीइंग एज़ अ प्रोफेशनल जो गलती करते हैं वो क्या है मैं वो बताता हूँ। हम जाते हैं और हमें शुरू में जब हम जाते हैं तो हमारा एक हनीमून पीरियड कहलाता है, प्रोफेशनली हम उसको कहते हैं हनीमून पीरियड। हुँ। तो हमें सब बड़ा अच्छा वेलकम भी होता है, सब होता है, ये होता है। अगर जो अच्छा प्रोफेशनल होता है ना, वो पता है क्या करता है? वो जब भी कहीं जॉब शुरू करता है, वो अपनी ज़ुबान बंद रखता है और कान और आँखें खोल के रखता है। He is a very good observer to observe what is going around in the organization. वो ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे कर रही है, उसकी थिंकिंग पैटर्न्स क्या हैं, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, उनका वे ऑफ डूइंग थिंग्स क्या है। और 1 डेढ़ महीना आराम से ऑब्ज़र्व करने के बाद देन ही कम अप विद अ प्लान कि यार आपके यहाँ जो है मैं इस तरह से वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। देखो चीज़ों को प्रेज़ेंट करने के तरीके होते हैं। इफ आई एम सेइंग इन द मीटिंग कि आई वांटेड टू ऐड वैल्यू बाय डूइंग ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये तो वो मैनेजमेंट को समझ में आएगी। अब मेरा आज पहला दिन है ऑर्गेनाइज़ेशन में और मुझे एक वेलकम मीटिंग में बिठाया गया और मैं वहाँ बैठा हूँ और मैं वहाँ जाके थोड़ा बैठ के ये दे रहा हूँ और आई गिव एन इंप्रेशन कि यार ये जितने लोग बैठे हैं ना जो पहले हो ये सारे गधे हैं और मैं जो आया हूँ ना मैं आपको बताता हूँ कि जी काम कैसे होगा। अगेन वो मैं वाली बात एक फीलिंग है ना, मैं बताता हूँ आपको। और वो अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझ के क्योंकि अब उन्होंने ना तो अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर कोई स्टडी करी, ना आपको ये पता है कि वो काम कैसे करते हैं, ना आपको उनकी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पता है। आप एक अपने आके बोले, "मैं जी ये कर दूँगा, मैं इतने पैसे बचा दूँगा, मैं उतने पैसे बचा दूँगा" और आपने एक मैनेजमेंट के सामने फिगर अब मैनेजमेंट जो होती है ना, वो बड़ी स्मार्ट होती है। देखो वो जो ओनर होता है ना, वो बेवकूफ़ तो नहीं होता, इतना बड़ा बिज़नेस चला रहा है। उसको कोई आके कहे कि यार मैं आपको $100 मिलियन आपके ऑर्गेनाइज़ेशन में सेव कर दूँगा। वो कहेगा भाई 100 इसमें ला के करो, राइट? वो कहेगा क्या होगा? मैंने यार अभी इसको रखा है, 3 महीने तनख्वाह दूँगा ना, पता तो लग जाएगा ये बंदे को काम आता है या नहीं आता। हुँ। मैं कल को 3 महीने बाद बोलूँगा तुमने तो कहा था $100 मिलियन सेव करोगे, किधर है प्लान तुम्हारा यार? तो ये जो हमारी गलतियाँ होती हैं ना कि हम ऑर्गेनाइज़ेशन में जाते ही और अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझने लगते हैं और वहाँ जाके हम नए-नए आइडियाज़ फालतू के पे पिच करते हैं बगैर पढ़े हुए, बगैर स्टडी किए हुए, बगैर स्ट्रैटेजी के। हुँ। दिस इज़ द मेन की पॉइंट। तो हमें फिर वो पुशबैक आता है। फिर हमें बुरा लगता है कि यार ये कब कंपनी है। भाई आप अगर प्रोफेशनल हैं, आप जाइए देखो कोई भी काम आपको करना है ना मैं आपको सीरियसली बताऊँ, आप सबसे पहले अपना रिसर्च वर्क, होमवर्क पूरा करें, अदरवाइज़ आप ना करें। ये जो हाफ़ कुक चीज़ें होती हैं ना, ये प्रोफ़ेशनली बड़ी खतरनाक होती हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ अपनी। मेरा बैकग्राउंड जैसे मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल और मैन्युफैक्चरिंग का है। व्हेन आई जॉइन एयरलिंक मुझे कहा गया कि जी यहाँ पर हम स्मार्टफ़ोन की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, व्हिच इज़ मोर लाइक अ मैकाट्रॉनिक्स जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल का बड़ा कम पार्ट होता है, बट मोस्टली इज़ ऑल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। मैंने आपको बताऊँ मेरे लिए एक नई चीज़ थी क्योंकि मेरी आदत है चैलेंजेस लेने की, तो मैंने कहा मैं करूँगा। तो मैंने बहुत स्टडी करी, दुनिया में सिस्टम देखे कि फैक्ट्रीज़ कैसे लगती हैं। मुझे कंपनी ने भेजा भी बाहर और मैंने जाके देखा भी और स्टडी करने के बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री
एयरलिंक के पास है और किसी के पास नहीं है। अब जब मैं आपको ये कहता हूँ ना स्टेट ऑफ द आर्ट, तो ये बड़ा सिंपल सा और बड़ा कॉमन सेंटेंस है। दुनिया जो है वो काम कर रही है इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड 4 और 5 पे। हुँ, We at Airlink having a line, having a production facility which is working on digital twin. तो डिजिटल ट्विन का मतलब ये है कि मेरे पास इस वक्त जो कैपेबिलिटी है वो ये है कि मेरे 95% ऑफ प्रोसेस, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी वैलिडेशन जो है इज बीइंग आइदर डन बाय द सिस्टम और बाय द मशीन, नॉट बाय अ पर्सन। तो यू कैन इमेजिन कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम कैसे डेवलप हुआ होगा। मैंने डेवलप नहीं करा, जी, आई जस्ट इम्प्लीमेंटेड इट। दिस इज बीइंग डेवलप्ड बाय Xiaomi। पर वो चाइना में है, मैं पाकिस्तान में हूँ। वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र करना, उस चीज़ को पूरा उसी रियल सिनेरियो में इम्प्लीमेंट करना, दैट इज़ अ बिग जॉब। पर ये जॉब कैसे पॉसिबल हुई? आप देखें ना, एक कितनी दूर है चाइना और कहाँ हैं आप? हुँ। आप इफ़ यू हैव विल के आपने समझना है चीज़ों को, अंडरस्टैंड करना है और उसको प्रॉपर एसेंस में करना है, तो दुनिया में कोई काम नहीं है जो आप ना कर सकते। पर आपको स्टडी करना है, आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, आपका होमवर्क पूरा होना चाहिए, तो आप सही कर देते। अगर मैं हाफ़ कुक काम करता, बगैर नॉलेज, बगैर स्टडी के और ये सोच के, तो फिर मैं शायद अपनी टाइमलाइन के अंदर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। टाइमलाइन पे मेरा डिलेज़ बहुत होते हैं, कंपनी का लॉस बहुत होता, मेरी प्रोडक्शन रुकती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना उसके साथ लिंक होती हैं। तो फिर नोबडी वुड एक्सपेक्ट मी टू स्टे इन द कंपनी। एग्री। अच्छा, इसमें ना एक एक चीज़ मुझे ना एक एक आपसे। मैं डायलॉग ऐड कर दूँ, शिप हूँ बिल्कुल, 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 बिल्कुल। लोगों के लिए कि यार आप कंपनी के मोहताज ना बनो, कंपनी को अपना मोहताज बनाओ। चलिए, ये अगले मेरे पॉइंट से बड़ा लिंक हो जाएगा। मुझे एक चीज़ डिस्कस करनी है। मैंने ये चीज़ देखी कि अच्छा, एक तो फ़ील्ड है जैसे इंजीनियरिंग हो जाती है, जो कि इतनी कैची, कलरफुल या क्रिएटिव नहीं है। मतलब अच्छा, मैं कैची, क्रिएटिव और कलरफुल का भी बता दूँ मैं। मतलब जैसे एक तरफ मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग है। फैंसी नहीं है, हाँ, फैंसी नहीं है। फैंसी नहीं है, ठीक है। फैंसी नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, जैसा अभी आपने बोला कि हमें बेसिकली अपना ना एंड प्रोडक्ट, एंड यूज़र का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और ये बड़ी सिंपल सी लॉजिक मुझे ऐसी लगती है कि अच्छा, ये सवाल थोड़ा-सा प्रिसाइज़ करके मैं पूछूँगा ताकि आपको पता, मैं समझा भी सकूँ, लोगों को पता भी चले। लोगों को ऐसा लगता है कि यार, मैं ये काम कर रहा हूँ, बस ये काम आया मेरे पास, मैंने कंप्लीट कर दिया, दिस इज़ माय जॉब, हुँ, ठीक है? लोगों को इससे कोई गर्ज़ नहीं होता कि जो मैं चीज़ बना रहा हूँ, ठीक है? बेशक वो प्रोडक्ट है, बेशक वो सर्विस है, बेशक वो एक वीडियो है, बेशक वो टेलीविज़न पे कमर्शियल है, बेशक आपकी तरीके से एक फ़ोन है, वो हर चीज़, ठीक है, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्यूशन। मैं इसको उस तरीके से देखता हूँ कि दुनिया के हर चीज़ प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, बस उसकी डिग्रीज़ कम और ज़्यादा है, ठीक है? मैं जो काम करता हूँ, वो अलग तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और आप जो काम करते हैं वो अलग तरीके का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बट दोनों सिनेरियोज़ में हमें एंड यूज़र का पता होना चाहिए, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको ये पता हो कि उसको सही कैसे करना है। अच्छा, इससे 2-3 बातें बड़ी लिंक्ड हैं कि मैं देखता हूँ कि कुछ फ़ील्ड के अंदर, ठीक है, पीपल आर जस्ट डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, कि बस ठीक है यार, अब इसमें आ गए हैं और पैसे हैं, और वो अपने आप को उसी तरीके से ना कैद कर लेते हैं। मतलब हम पे 9 टू 5 जॉब। मतलब जैसे 9 टू 5 जॉब, ठीक है? हाँ, यू कांट ग्रो, यू कांट ग्रो विद दैट फिलॉसफी। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अगर, और आप मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल होंगे। राइट नाउ यू आर वर्किंग एज़ अ सीईओ, ठीक है? A CEO is not, it's a very fancy name, but a CEO is not a 9 to 5 job. ठीक है? आई एम प्रीटी मच श्योर कि जैसे-जैसे आप अपनी ग्रोथ को ऊपर जाते रहते हैं, ठीक है? आप शायद ल दिखने वाला काम कम कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी जो ओवरऑल मेंटल स्ट्रेस है, बहुत ठीक है? उसकी जो डिसीजन मेकिंग है, ठीक है? उसका जो ग्रोथ प्लान है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जब भी आपने बात करी कि ऐसा बहुत बार होता है कि
यू हायर्ड अ जूनियर, और वो बड़ा एंथ्यूज होता था, मतलब मैं ये भी कर लूंगा सर, मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा। मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई, कंपनीज को कंपनीज एक हिसाब से ही चलती हैं, और ये बात भी याद रखनी चाहिए कि यू आर अ रिप्लेसेबल करेक्टर। अगर आप कंपनी छोड़ दोगे, कंपनी बंद नहीं होती। जैसा आपने कहा था ना, अपने अभी आपने कहा कि कंपनी को अपना मोहताज करो, उसके लिए पहले आपको समझना पड़ता है कि कंपनी कैसे चलती है, कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल क्या है। ठीक है, लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कहता हूँ हर फील्ड के अंदर इंपॉर्टेंट है। अब ऐसी बहुत सारी फील्ड क्रिएट्स हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करता हूँ मैं। पहले इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग थी, इन्फ्लुएंसर ही नहीं था तो उनकी मार्केटिंग भी नहीं थी, तो ये फील्ड एक नई बनी। आई हैव सीन नाउ कि नाउ अगर, अब वो कंपनीज, वो प्रोडक्ट्स भी जिनको पता है ना कि यार हमें बेचना है अपने आप को, ठीक है, तो वो कोशिश करते हैं यार कि इन्फ्लुएंसर को ले आओ, कंपनी को दिखाओ, फैक्ट्री को दिखाओ। पहले शोकेस नहीं होता था, पहले लोगों को ये पता था हाँ कोई कहीं कंपनी बनता होगा, लेकिन अब लोगों को दिखाना जरूरी है कि भाई हम किस तरीके से स्टेट ऑफ द आर्ट है, हम किस तरीके से आगे जा रहे हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि जो ये जो ग्रोथ प्लान है, ठीक है, ये जब आप, आई एम प्रीटी मच श्योर, जिस भी पोजीशन से आपने स्टार्ट करा, माइंडसेट क्या चाहिए होता है? आपने देखो, मैं ये बात तो समझता हूँ कि आप शुरू से 9 to 5 तो नहीं होंगे, मतलब आप इस वजह से तो गए ही नहीं। और 9 to 5 में ये अचीव ही नहीं हो सकता। देखो, मैंने कहा ना कि कंपनी को अपना मोहताज बनाओ। हाँ। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास 5 लोगों की टीम है जो आपके साथ काम कर रही है। दे वर योर टीम एंड यू वर हेडिंग देम एज अ बॉस, एज अ मैनेजर, वट एवर यू कॉल इट। क्या 5 लोग एक जैसा काम करते हैं? आई डोंट थिंक सो। नो। उनमें एक बंदा ऐसा होता है जो अच्छा काम करता है, क्वालिटी वर्क करता है। मैंने इसे क्वालिटी वर्क की क्वालिटी का वर्ड याद रखना, क्योंकि मैं इसको आगे आपकी ही डेफिनेशन में सही कराता हूँ। एक बंदा ऐसा है जो क्वालिटी वर्क, अब आपके लिए क्वालिटी वर्क क्या है? आपने उसको कहा यार एक फिजिबिलिटी बनानी है, आपने 5 को कहा। एक बंदा जो है वो एज फास्ट एज पॉसिबल फिजिबिलिटी बना के आपको लाता है, और वो फिजिबिलिटी जो होती है उसमें आप देखते हैं तो एट अ ग्लांस आपको देखते लगता है यार दिस इज राइट। हम्म। दूसरा लाता है, आप देखेंगे यार इसमें ये मतलब तुमने ये फॉर्मूला गलत लगाया है, ये गलत लगाया है, यू डोंट फाइंड दैट कंटेंट विच यू वांट, बिकॉज़ आपके पास तो वो नॉलेज है ना उस चीज़ की कि यार व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो वो जो 5 लोग आपके पास हैं, उन 5 में जो वो एक बंदा है, वो एक ही होता है, वो 5 नहीं हो सकते उस एबिलिटी का। अच्छा, उसकी खासियत ये होती है कि एक तो वो काम करके लाता है, वो क्वालिटी ऑफ वर्क लाता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपनी टीम से कि यार ये चीज़ दे मुझे। प्लस ही इज़ ऑलवेज़ देयर टू सपोर्ट यू बीइंग अ टीम, कि अदर देन हिज़ जॉब ही इज़ विलिंग टू डू दैट आल्सो। तो आप कहते हैं यार वो ये भी उसको दे दो, वो मिस्टर एक्स को ये भी दे दो, मिस्टर एक्स को ये दे दो, व्हिच इज़ अ वेरी कॉमन, बिकॉज़ बीइंग अ टीम हेड और बीइंग अ मैनेजर और बीइंग अ बॉस, आपको तो काम क्वालिटी का चाहिए और अच्छा और जल्दी चाहिए, राइट? वी आर इन अ हरी ना, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है। तो वो बंदा जो है ना, जब आपकी और उसकी फ्रीक्वेंसी भी मैच होती है, वो आपको वो क्वालिटी ऑफ वर्क भी दे रहा होता है, सब कुछ दे रहा होता है, तो आप ऑफ कोर्स उसकी सिंसेरिटी भी देख रहे होते हो, और उसका आप ये भी देख रहे होते हो कि यार उसका ये इश्यू नहीं है कि आज मेरे ये प्रॉब्लम है सर, आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे वहाँ जाना है, आज मुझे ये करना है, और वो अपनी डेस्क से भी बाथरूम के बहाने 1-1 घंटा बाहर नहीं रहता, सिगरेट नहीं पीता, व्हाटएवर दैट इज़। बट यू फाइंड दैट पर्सन कि वो बड़ा सिंसियर है। यू एज़ अ टीम हेड उसके बारे में सोचते हो यार इस बंदे को ना मैंने अपने साथ लेके चलना है, इस बंदे को आगे जाना है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न आई विल गिव यू वन मोर एग्ज़ाम्पल। बहुत सारे लोग जब जॉब स्विच करते हैं ना, तो उनके साथ कुछ लोग जाते हैं। मैं तो वो कुछ लोग टिप मैं तो ये भी देखा कि कुछ कुछ जगह इतना अच्छा अलायंस होता है, कुछ इतनी इतनी अच्छी टीमें होती हैं कि वो कुछ लोग नहीं होते, वो पूरी पूरी टीमें ही जाती है कि भाई ठीक है। होती है, वो पूरी टीम अच्छी होती है ना? हाँ। पूरी टीम, अब वो टीम कौन होती है? वो टीम कैसे बनेगी मैं उसपे भी अभी आपको बात करता हूँ। वो टीम भी कैसे बनती है वो आपको आगे बात करते हैं। तो बताने की बात ये है कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर, मैं जब आपको शुरू में एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने 5-5 साल के हिसाब से अपना एक जनरेशन प्लान बनाया था कि मुझे कहाँ पहुँचना है, हम्म। और वो जब अचीव हो जाता था तो मैं अगली बात करता था। तो मैंने, वैसे एक ज़माने में मुझे कुछ
शौक भी था लिखने का और पढ़ने का, किताबें वगैरह। अब वो ज़ाहिर सी बात है, टाइम इज़ द मेन कंसर्न। तो मैंने एक अपने लिए एक सेइंग लिखी थी। अब वो सेइंग ये थी कि आई एम नॉट इन कॉम्पिटिशन विद एनीवन एक्सेप्ट माई सेल्फ, बिकॉज़ माई अल्टीमेट गोल इज़ टू बीट माई ओन लास्ट परफॉर्मेंस। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सैक्रिफाइस किया अपनी माई टाइम को, जो आजकल चल रहा है ना वर्ड माई टाइम, मी टाइम, सर्कल ये टाइम। इसमें यार एक और देखो, देयर इज़ द प्राइस फॉर। इसमें एक और चीज़ ये भी है कि मैं ना इस तरीके से देखता हूँ, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कम टू मी एंड से कि यार हम इस जगह पे काम कर रहे हैं और हम कुछ सीख नहीं रहे। मेरा ये सवाल होता है कि देखिए, आप जहाँ काम कर रहे हैं ना, वो 9 टू 5 काम करने के आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है? तो अगर आपको ग्रो करना है, ठीक है? और आपको मतलब आपको 1x या 2x में ग्रो नहीं करना, आपको 10x में अगर ग्रो करना है ना, तो फिर ये बात याद रखिएगा कि आपको उस 5 बजे के आने के बाद अगले 4 घंटे जो अपने ऊपर लगाने हैं ना, वो आपको अपने खुद पे इन्वेस्ट करने हैं। एंड आई थिंक दैट्स अप्लाई फॉर एवरी फील्ड, ठीक है? बिल्कुल। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि यार हमने तो रातें लगाई हैं भाई, हमने तो रातें फैक्ट्री में लगाई हैं। ये भी नहीं सोचा कि सुबह से हमें 2-2 दिन फैक्ट्री में रहे हैं। दिस इज़, देखो अगर कुछ करना है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यू हैव टू डिसाइड कि यार मैंने प्रोफेशनली ग्रो करना है या सोशली ग्रो ग्रो करना है। इसमें एक और चीज़ है कि लोग कहते हैं यार कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों को कुछ जब आपको कुछ स्पेशल चाहिए होता है ना, तो कोई चीज़ बैलेंस से नहीं आती, ठीक है? और इसमें ना फेजेज़ हैं। व्हाट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस? मुझे एक बात बताओ, अगर अगर तुम अपने आप से ही सैटिस्फाई नहीं हो अपने वर्क से, तो तुम्हारा इनर कैसे सैटिस्फाई होता है? फिर कौन-सा लाइफ बैलेंस रहेगा यार? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लोग कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस इज़ लाइक आप 9 बजे या 5 बजे चले जाओ। मैं कहता हूँ कि ये जो नौ 9 टू 5 बना होगा ना, ये किसी ने सोच के बनाया होगा। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर आप पोटेंशियली बिल्कुल 100% अपना 8 घंटे काम करें ना, तो आई डोंट थिंक सो दुनिया में ऐसा काम हो रहा है कि जो 8 घंटे में नहीं भी हो सकता। हर चीज़ हो सकती है। ठीक है, वो आपकी बात सही है ना कि आप उसके अंदर 10 सिगरेट ब्रेक ले रहे हैं और 1 घंटे खाने की ब्रेक ले रहे हैं और नमाज़ का कह के जा रहे हैं, तो आधे घंटे बाद आ रहे हैं, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं एक मर्तबा ये चीज़ देख रहा था कि जब स्टार्टिंग ऑफ दिस कोरोना फेज़ स्टार्टेड, तो वी शिफ्टेड फ्रॉम वर्क फ्रॉम ऑफिस टू वर्क फ्रॉम होम, ठीक है? एंड देन वी स्टार्टेड विद दिस ट्रैकर थिंग एंड दैट एंड दिस। तो मुझे पता चला कि भाई ये मैंने देखा और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ व्हाट हाउ द वर्ल्ड विल वर्क इज़ एज़ वेल। 8 घंटे की शिफ्ट में ना, आप पोटेंशियली 4 घंटे ही काम कर रहे हो। मतलब वो जो 4 9 टू 5 वाले वो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो 9 टू 5 है ना, ठीक है? जिसमें ऑफ़िस आवर्स की बात करते हैं, ऑफ़िस आवर्स में बेसिकली आप 4 घंटे ही काम करते हैं, जो फुल ऑन कंसंट्रेशन से करते हैं। और मैंने ये देखा कि अगर मैं 4 घंटे भी काम कर रहा हूँ ना फुल ऑन कंसंट्रेशन से, ठीक है? जो बाकी के 5 घंटे हैं ना, वो मेरा बफर पीरियड है। ऑब्वियस सी बात है, मैं लोगों से मिल रहा हूँ या मैं बात कर रहा हूँ या मैं लोगों की चैट का रिप्लाई कर रहा हूँ या मीटिंग्स में बैठा हुआ हूँ। लेकिन 4 घंटे भी अगर मैं काम कर रहा हूँ ना, तो बहुत है। ये वही वाली बात आ जाती है कि अगर इतना जो हम दिखा रहे हैं ना लोगों को, कि इतना काम अगर होता तो आज हम मार्स पे जाने की रोड बन चुकी होती। बट दैट वर्क लाइफ बैलेंस इज़ आल्सो पॉइंट कि यहाँ पे ना लोगों ने ना बहाने बनाए हुए, ठीक है? आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर कोई आपकी अगर मैं बात करूँ, मैं अगर आपको नहीं जानता, ठीक है? अगर मैं एक किसी सीईओ को और मैं अदनान को एडमायर कर रहा हूँ कि यार, तो अगर आप सीईओ हैं और आपके साथ ही सेम जैसा आपने कहा कि आपके साथ जो सब एक साथ ग्रेजुएट हुए होंगे, सब सीईओ तो नहीं होंगे, ठीक है? मतलब एक स्ट्रक्चर अल्लाह ताला की तरफ से भी है कि भाई आपको कुछ फैसले सही टाइम पे पहले भी कहते हैं, अगर भारी अच्छे हुए। हाँ ना, मतलब मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई आपको ये भी सोचना होता है कि आपकी ज़िंदगी में ना एक प्लान होता है जो आप बनाते हैं, एक प्लान होता है जो अल्लाह ताला बनाते हैं, लेकिन आपको दोनों प्लान्स को ना साथ रहना पड़ता है। एक होता है कि आपको पता चल जाता है यार ये मेरा मौका है, इस मौके पे ना मुझे आगे बढ़ के शॉट खेलना है तो मैं एक्सेल कर जाऊँगा। अच्छा, दैट इज़ द सेम केस मैंने ये चीज़ सोची कि लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारी बात 1 मिनट थोड़ी-सी यहाँ काट के, क्योंकि फिर मैं शायद पता है एक चीज़ें रह जाती। ये जो आपने बात करी ना शॉट खेलने वाली, हुँ। शॉट कौन खेलता है? वो
यार इट्स अ डिबेटेबल थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि It's not a debatable thing. It's मुझे not a ऐसा debatable thing. मुझे ऐसा लगता है, अच्छा मैं अपने कर बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अबाउट दैट शॉर्ट मोमेंट, इट्स अबाउट कि आप उसने पहले आप एग्जैक्टली क्या क्या करते करते आ रहे हो, तो आपको आपके लिए वो मोमेंट बन जाता है। No, no, no. When you know that you can play a shot, then you play a shot. When you don't have confidence in yourself, you keep playing. वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? मैं तो उसको मैं Why is it वो जो तेंदुलकर है, why is it Tendulkar always have, a good innings? Because he practiced a lot. यस, He practiced a lot. He actually study all the possibilities कि बॉल कहाँ से आनी है, कैसी आनी है, गुड लेंथ आनी है, यॉर्कर आनी है, आई हैव टू प्ले दिस. तो वो जो चीज़ है ना, यस, उसकी सक्सेस रेट इज़ 90% व्हिच इज़ वेरी गुड, 10% है ना। पर वो जो तुम्हारे अंदर अगर वो कॉन्फिडेंस होगा दैट आई कैन प्ले अ शॉट, व्हेन आई से आई कैन प्ले अ शॉट दैट मीन्स आई कैन टेक द रिस्क ऑफ प्लेइंग द शॉट। तो मैं रिस्क कब लूँगा? मैं कैलकुलेटेड रिस्क अपनी ज़िंदगी में जब लूँगा जब मुझे पता है कि यार इतना तो मैं कर सकता हूँ। यू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। तो जो 9 टू 5 वाली पार्टी है ना, क्योंकि वो हमेशा एक यही रोते रहेंगे कि यार हमें तो मौका ही नहीं भाई, तुमने मौका लिया नहीं, तुमने चीज़ सीखी नहीं। कोई भी कंपनी आपको मना नहीं करेगी इफ़ यू वांटेड टू टेक, कह लें जी मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये प्रोजेक्ट भी कर दूँ। इफ़ यू willingly give yourself and you perform in the previous sessions also, हरा क्यों लेगा यार आपको? हम डरते हैं, हम कहते हैं यार ये पंगा क्या लेना है? हम 9 टू 5 ही चल रहे हैं, तनख्वाह तो आ रही है ना यार, फिर मैं मैं कल ही एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उसमें बड़ी अच्छी चीज कही थी कि उन्होंने कहा था कि भाई देखें, यू डोंट बिकम रिच इन 9 to 5। तो उस बंदे से किसी ने पूछा कि भाई सुंदर पिचाई भी तो है और एलॉन मस्क भी तो है और जेफ बेजोस भी तो कंपनी चला रहे हैं अपनी, ठीक है, या सुंदर पिचाई का उसने कहा था, तो उन्होंने कहा था यार या तो फिर काम सुंदर पिचाई जैसा करो कि आपका 9 to 5 इतना पैसा दे आपको कि आपको बिजनेस ही ना करना पड़े। who said this? Join working 9 to 5. मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट CEO of वर्ल्ड, a company, नहीं a CEO of a company, उन्होंने CEO of a company always work 24/7. एग्री, बट सी इफ ही बिकम्स द सीईओ ऑफ अ कंपनी राइट नाउ, उससे पहले तो वो स्टार्ट तो उन्होंने भाई यही वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर आपको कॉर्पोरेट में भी 9 to 5 करना है ना, तो फिर उसका गोल भी वैसा होना चाहिए कि एक वक्त के बाद जाके आपकी ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या चीज़ है, हम ना लोगों को देखते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, भाई ऐसा बनना है, तो उसकी तरह हिस्ट्री तो निकाल के देखो, जैसा अभी आपने कहा ना कि प्रैक्टिस, लोग ना सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। अच्छा, मैं तुम्हारी यहाँ पे एक और बात करता हूँ। आज से 25 साल पहले यूरोप वाज़ डूइंग वेरी गुड। हम्म, वो इंडस्ट्री में भी और बिज़नेस में भी बड़े गुड। व्हाई यूरोप ऑल ऑफ अ सडन टर्न डाउन और ऑफ? पता है क्या वजह है? पहले उनके यहाँ थे यार वीक के 48 आवर्स काम करना है। हम्म, उसके बाद उन्होंने हकूक जो भी आप कह लें, अपने हुकूकों पे बात करिए, उन्होंने 48 से 42 कराए, हम्म, 42 से उन्होंने 38 कराए, 38 से वो 32 पे आ गए और मैटरनिटी लीव, तो पैरेंटल लीव, तो फलानी लीव, तो ये वो, तो बेसिकली साल में कुछ बचे नहीं। अल्टीमेटली क्या हुआ? सारे बिज़नेसेस खत्म हो गए वहाँ से एंड इट मूव्स टू टर्की, जहाँ पे ये नखरे नहीं थे, ठीक है? अब आए ऑन द अदर एंड चाइना को आप देखें। आप चाइना जाएँ ना, मैं बहुत जाता हूँ। यार वो लोग दे आर वर्किंग लाइक अ रोबोट्स। उन्होंने सिस्टम ऐसे बना दिए हैं कि आपको समझ ही नहीं आता। और मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ कि कैसे वो लोग काम करते हैं। उनकी ब्रेक होती है ना, आधा घंटा कंपनी में सारे चाइनीज़ सोते हैं। जो हमारे यहाँ भी दिन में क्या है कि बीच में रेस्ट लेना चाहिए और फिर आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। यार आई सॉ एवरीबॉडी क्लोज़ द लाइट्स एंड एवरीथिंग एंड दे वर स्लीपिंग ऑन देयर डेस्क। और एग्ज़ैक्टली टाइम खत्म, अलार्म लगे, मैं उठे और आप 1 मिनट के बाद देखेंगे थे पापा की। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिस्टम्स बना दिए, जहाँ पे
चेक एंड बैलेंस है। मैं आपको एक सिस्टम की एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर जो एसएपी सिस्टम है, उसमें जो टैक टाइम है, टैक टाइम हम कहते हैं टाइम टू डू वन ऑपरेशन। टेक टाइम, टेक टैक टेक टाइम। टैक टाइम, हाँ, तो और उसको प्रोसेस टाइम कह लें, व्हाटएवर। एक एक ऑपरेशन का प्रोसेस टाइम वो होता है 16 सेकंड्स। दिस मीन्स दैट यू हैव टू डू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इन 16 सेकंड्स। अब कोई प्रोसेस अगर 16 सेकंड से बड़ा है, तो यू पुट मोर मशीन्स और मोर मैन पावर, आप उसको बैलेंस करते हो, लाइन बैलेंस कहलाती है, वो टेक्निकल टर्म है। बट आप लाइन को इस तरह बनाते हो, अब जो बंदा अगर अपना काम नहीं कर रहा, तो क्योंकि ये लाइन पूरी की पूरी जो बनती है प्रेसिडेंस डायग्राम के ऊपर सिस्टम पे बनती है, जैसे मैंने आपको बताया डिजिटल ट्विन, तो वो प्रेसिडेंस डायग्राम। आगे वाले को अगर माल नहीं मिलेगा, तो वो उससे आगे वाले को ना वो एक गैप क्रिएट होता है। रेडी रेस है, मतलब अगर एक बंदा नहीं जाएगा तो दूसरे बंदे के पास नहीं आएगा। ओके। तो आप लाइन को ऐसे डिजाइन करते हो कि यार अगर इसका 16 सेकंड का टाइम है, तो प्रोसेस टाइम शुड बी 13 सेकंड, तो उसके बाद 3 सेकंड का रेस्ट भी हो, आप ये सारी फिलोसफीज हैं जो कि आप कर रहे हो तो लाइन बैलेंसिंग टेक्निक से। बट द पॉइंट इज कि आपने वो लाइन ऐसी डिजाइन कर दी कि वो बेचारा मजबूर है काम करने के लिए उस स्पेस में, क्योंकि उसको पता है कि आगे रुकेगा तो अलार्म रेज हो जाएंगे, तो प्रोडक्टिविटी पूरी मैम। ये वो सिस्टम्स हैं जो दुनिया ने बनाए हुए हैं लोगों की मॉनिटरिंग करने के लिए, 9 to 5, दिस इज ओनली 9 to 5। अब उसी लाइन के अंदर एक बंदा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है, और वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, तो वो नज़र में आ जाता है, तो वो हाईलाइट होता है। फिर आप उसको कहते हो अच्छा यार तुम ज़रा अच्छे हो, तो तुम क्रिटिकल स्टेशन पे आ जाओ। फिर वो बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रेन द ट्रेनर, और वो मतलब देयर आर सेवरल वेज टू एड्रेस दोस थिंग, कि आप उसकी स्किल्स पे काम करते हैं, लोगों की स्किल डेवलप करते हैं। उनको भी तो आपने कुछ देना है ना यार, उनकी भी डेवलपमेंट हो। मैं यहाँ पे एक बताता हूँ, अब हमने बड़ी एचआर के अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और ये और वो बड़ी बातें हम लोग करते हैं। मैं आमतौर पे फोरम में एक बात कहता हूँ, यार जब तक कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो क्वांटिटेटिव नहीं होगी, आप नहीं जज कर सकते। क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज नथिंग। क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस ये है कि यार मुझे एक बंदा पसंद है, मैंने उसको कह दिया यार ये सबसे अच्छा प्लेयर है। नहीं भाई, आप उसको क्वालिटेटिव लेकर आए ना। जब आप क्वांटिटेटिव लेकर आएंगे तो सब ब्लैक एंड व्हाइट पे होगा कि भाई इस बंदे ने ये काम करना था, इसने इतने परसेंट किया, इतने परसेंट नहीं किया, एंड बेस्ड ऑन दैट फर्ज करो कि आपका महीने का सेल का टारगेट था कि आपने जी 400 मिलियन की सेल करनी। अब 400 मिलियन में आपने 100 मिलियन कम करी, अब आपने उसका वेटेड एवरेज बना दिया कि अगर यार 400 टच करेगा तो इसकी केपीआई 100% हो जाती है। 410 करेगा तो उसको एक प्लस प्लस 1 पॉइंट ऐड हो जाएगा वेटेड एवरेज के अंदर, माइनस इसी हिसाब से माइनस का फॉर्मूला है। यू हैव टू वर्क लाइक दिस। तो जब आप ऐसा सिस्टम बनाओगे, तो बंदा तो काम करेगा भाई, कौन नहीं करेगा। तो जब भी मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने कहा ना कि मेरे यहाँ 95% ऑफ द डिसीजन मेकिंग इज बीइंग डन बाय द मशीन और बाय द सिस्टम, पर्सन डिपेंडेंसी खत्म है। जब पर्सन डिपेंडेंसी खत्म है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद बढ़ गई। तो हमें ये सोचना है कि हमने कौन सी कौम बननी है, हमें एज अ नेशन क्या करना चाहिए। डू वी फॉलो द रॉन्ग प्रेसिडेंस which happens across the world in the past, or do we have to follow the right precedents के जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, चाइना आजकल सबके सामने, चाइना के एक एग्जांपल्स हैं। क्या करना चाहिए और वो क्यों हैं? वो इसलिए कि भाई वो मेहनती लोग हैं, वो मेहनत करते हैं, उनके यहाँ सिस्टम्स हैं, उनके आप नहीं बाईपास कर सकते। तो हमें ये चीज़ हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है एज अ नेशन सोचने के लिए कि यार हम क्या करना चाहते एग्री। हैं। हम पाकिस्तान की बुराइयाँ करते रहते हैं, सॉरी यार, और कि पाकिस्तान में ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, और हम यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ जाके जो ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, वो एक डिफरेंट ज़िंदगी, और वो वहाँ पे फिर कहते हैं ऐसा ही। आई थिंक आई थिंक आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एंड इट्स बीन अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन। पता नहीं चला, इट्स लाइक 1 hour एक प्लस था। एक हमारी जेनज़ी वाली बात रह गई कि उन उन लोगों हाँ, को बिल्कुल, बिल्कुल। उस पे हमने बात करनी है। देखो यार, मैं आपको बता रहा था कि उनका प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने वो बात पीछे भी करी कि यार एक डायनामिक्स है, हमारे वक़्त में हमें हमारे पेरेंट्स से क्या डाँट नहीं पिटती थी? क्या हमें प्रेशर नहीं आता था कि इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर करना है, यही करना है, तो हर दौर के अंदर ये चीज़ रहती है
हमारे पास ना इंटरनेट था, ना हमारे पास कोई और फैसिलिटी थी, हमें किताबें पढ़नी पड़ती थी। अब इनके पास टूल मौजूद हैं। ये जो लोग हैं जो आजकल जेन ज़ी हैं, इनके पास बहुत अपॉर्च्युनिटी है, इनके पास बहुत कुछ है, तो ये बेचारे उस रेस के अंदर अपने आप को कम्पीट करने में लग गए हैं। पर कहीं न कहीं जो मैं फ़ील करता हूँ, आजकल की जो नई जनरेशन, हम लोग अपने आप को बेसिक फिलॉसफी ऑफ लाइफ़ से दूर ले गए। हुँ, हम अपने आप को दीन से दूर ले गए। हमारा कहीं न कहीं अल्लाह पे से यकीन नहीं रहा। हम ये समझने लगे हैं कि यार हम जो कर रहे हैं ना, बस हम अपने बलबूते पे कर रहे हैं और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हुँ, ये दिस इज़ द रॉन्ग फिलॉसफी। आदमी अपनी तरफ से जितनी मेहनत कर सकता है, जितनी सिंसियरिटी अपनी कंपनी को दिखा सकता है, इस तरह से आप अपनी डेडिकेशन वर्क के साथ कर सकते हो, वो करो। पर उसके साथ-साथ कुछ जो अल्लाह ताला से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो ज़िंदगी गुज़ारने के कुछ तरीक़े हैं, उसको भी आदमी को फ़ॉलो करना चाहिए। ये जो हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं ना यार, ये भागना बंद कर दें। आप यकीन करें, आई मीन आई थिंक वो थोड़ा टाइम निकल जाएगा कि अगर मैं आपको बताने बैठ जाऊँ कि अल्लाह ताला आपको किस तरह से और कहाँ-कहाँ नवाज़ते हैं, यू हैव नो आइडिया। एग्री, टोटली एग्री। It's been a very good conversation, Adnan. Thank you so much for your time. One of the longest parts, like one of the longest session, and I really enjoyed के एक्सपीरियंस। जो मेरा मेन पॉइंट था ना कि एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाता है, और आपने अपने जो जो पॉइंटर्स बताए, ग्रोथ के हिसाब से, स्टेबिलिटी के हिसाब से, आपकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, क्योंकि जब आप इतने साल से करियर में होते हैं तो पता चलता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने जो बात की कि इट्स ऑल अबाउट के व्हाट डू यू व्हाट व्हाट यू गेटिंग, ठीक है? किस टाइम पे क्या चीज़ सोचना है, कितना प्लान करना चाहिए। सो I think we have covered a lot of good pointers. A lot of people will learn from it. And it's my pleasure to have you on the session. Thank you so much for taking out time. And hopefully, people will learn from the session.